Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Synthesis Report. And this topic is important from our syllabus GS Paper 3 Environment point of view. IPCC के बारे में पहले ज़रा समझ लेते हैं, then we will see the current news. This organization IPCC was founded in 1988 by two different organizations, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP. तो आप ये इसको प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं कह सकते हैं. IPCC को एक तरीके से आप समझिए एक ग्रुप है, नाम में आप देख रहे हैं एक पैनल है, क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, उसका एक हेडक्वार्टर होना चाहिए और उसका एक वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. तो उस लिहाजे से आप इसको IPCC को एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकते, बट इट इज़ ए पैनल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. IPCC क्या है एक्चुअली? ये ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट है या एक्सपर्ट्स हैं. वो लोग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं टाइम टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. तो इस पैनल में स्टडी किया जाता है द रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग. दे ऑल्सो प्रिपेयर डेटा रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग. और ये जो डेटा IPCC से निकल करके आता है, वो डेटा वर्ल्ड कंट्रीज यूटिलाइज करती हैं इन फ्रेमिंग पॉलिसीज़ रिगार्डिंग काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज. तो जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके अंतर्गत हर एक साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कराई जाती है. जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 कराया गया था शर्म शेख इजिप्ट में लास्ट ईयर दिसंबर में. तो UNFCCC के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कराई जाती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वहाँ पे जो भी फैसले लिए जाते हैं, उन फैसलों में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है IPCC के रिपोर्ट का. रिपोर्ट में जैसे जैसे सजेशंस दिए जाते हैं या जो डेटा दिया जाता है, उसके बेसिस पे फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में फैसले लिए जाते हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. एक बात और आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि ये जो IPCC ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हैं पैनल है या ग्रुप है ऑफ एक्सपर्ट्स, ये खुद रिसर्च नहीं करते हैं. दे डोंट डू रिसर्च ऑन देयर ओन. व्हाट दे डू, दे टेक डेटा और पेपर्स, रिसर्च पेपर्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कलेक्टिंग और फर्निशिंग डेटा विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज. तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से ये डेटा लेते हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं और उसको सिंथेसाइज करके ये फाइनल कंपाइलेशन रिपोर्ट देते हैं. दे डोंट डू रिसर्च ऑन देयर ओन. ये बात हो गई IPCC की. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि IPCC रिपोर्ट्स जो हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड वाइड एज फार एज क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग इज कंसर्न. तो ज़रा देखते हैं कितने अभी तक IPCC रिपोर्ट्स बने हैं. फर्स्ट IPCC रिपोर्ट वाज ब्रॉट इन 1990. तो 1988 में IPCC बना और 1990 में पहला असेसमेंट रिपोर्ट आ गया. सेकेंड इन 1995, थर्ड इन 2001, फोर्थ इन 2007. फोर्थ रिपोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखते हैं क्या क्या बातें हैं. तो फोर्थ रिपोर्ट में IPCC ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैज़ इंक्रीज बाय 70% बिटवीन 1970 टू 2004. इतना ज़्यादा बढ़ गया है हार्डली 30 से 35 सालों के बीच में. द सी लेवल कुड बी 60 सेंटीमीटर हाइयर बाय ईयर 2100 एज कम्पेयर टू 1990, विच इज़ क्वाइट हाई. बहुत सारे जो लो लाइंग कंट्रीज़ हैं, दे विल सबमर्ज कम्प्लीटली इफ़ द सी लेवल राइज बाय 60 सेंटीमीटर. और ये सब जो कुछ नए आई ओपनिंग रिपोर्ट्स या डेटा थे, जिसके बेसिस पे फिर मिटिगेशन या अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी शुरू हुई, इसी कारण से ये जो फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया IPCC ने, इस कारण से इस पैनल को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया इन ईयर 2007. So the report won 2007 Nobel Peace Prize for IPCC. Fifth assessment report came in 2014. इसी में कहा गया था कि by the year 2100 global warming should not be more than 1.5 degrees Celsius as compared to the global temperature in the pre-industrial time. That means 1870 के आसपास जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, उससे बाय द ईयर 2100 जो टेम्परेचर राइज है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड दिस 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला डेटा वाज यूज्ड एज अ टारगेट इन फाइनलाइजिंग पेरिस क्लाइमेट डील. तो जो पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 में इन पेरिस इन
2015 there one major target was कि we will try to restrict global warming below 1.5 degree Celsius as compared to pre-industrial level by year 2100. That was the preferred target. बेस्ट रहेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे. ये हो गई बात फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट की, जिसके बेसिस पर पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुआ. एंड देन सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर 2022. सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, जो पहले हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर चुके हैं. 1 मार्च 2022 को हमने फर्स्ट एंड सेकेंड रिपोर्ट पढ़ा था ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट. 5 अप्रैल 2022 को हमने थर्ड पार्ट पढ़ा था ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट. अभी फोर्थ एंड द फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC हैज़ बीन रिलीज्ड. तो फोर्थ एंड द फाइनल इंस्टॉलमेंट या फोर्थ एंड द फाइनल सेगमेंट ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC हैज़ बीन रिलीज्ड. क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट के फोर्थ या फाइनल इंस्टॉलमेंट में या फोर्थ या फाइनल रिपोर्ट में ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, वो ज़रा देखते हैं. तो ये जो चौथा और फाइनल रिपोर्ट है वो कहता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल वार्मिंग. तो मतलब जितना ग्लोबल वार्मिंग हमने अभी तक देखा है उससे कहीं गुना ज़्यादा या कहीं ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग आने वाले टाइम में होने वाला है. अर्थ क्लाइमेट इज़ गोइंग टू विटनेस अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल वार्मिंग इन कमिंग डेज. And that unprecedented global warming will lead to more widespread climate change. तो जो climate change के impacts हमने अभी तक देखे थे वो उससे कहीं ज़्यादा climate change के impacts मैग्नीट्यूड में और फ्रिक्वेंसी में अब हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट द थ्रेशोल्ड लिमिट. तो द फ्यूचर रिस्क विल एस्केलेट रैपिडली विथ एवरी फ्रैक्शन ऑफ डिग्री ऑफ वार्मिंग. तो हमने काफ़ी ज़्यादा वार्मिंग ऑलरेडी कर दिया है, एंड नाउ एवरी फ्रैक्शन ऑफ वार्मिंग विल लीड टू मोर हायर डैमेजेस. एडेप्टेशन मेजर्स, तो एडेप्टेशन मेजर्स कैन इफेक्टिवली, ये भी कहा गया है इट्स नॉट दैट ऑल इज़ लॉस्ट. अगर हम सही तरीके से एडेप्टेशन मेजर का इस्तेमाल करें तो वी कैन प्रिवेंट मेनी सच नेगेटिव आउटकम्स और कैटेस्ट्रॉफीज. ग्लोबल टेम्परेचर में सरपास 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट बाय 2040 इटसेल्फ. हमने पेरिस क्लाइमेट डील में साल 2021 तक मैक्सिमम ग्लोबल टेम्परेचर राइज का टारगेट रखा था 1.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का हीटिंग जो है वो 2040 तक ही हो जाएगा, ऐसा इस IPCC रिपोर्ट में कहा गया. उसके अलावा देयर हैव बीन प्रॉब्लम ऑफ माल अडेप्टेशन. माल अडेप्टेशन मतलब जिस एरिया में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए जो अप्रोच अपनाना चाहिए वो नहीं अपनाया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू सी उड़ीसा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक कोस्ट ऑफ इंडिया, उत्कल कोस्ट. वहाँ पे सी लेवल राइजिंग इज हैपनिंग एट अ रेट मच हाइयर देन एवरेज रेट फॉर द कंट्री, येट द अप्रोच इज सेम टू मिटिगेट और अडाप्ट अगेंस्ट सी लेवल राइज. जो बाकी पूरे इंडिया भर में अप्रोच है वही अप्रोच उड़ीसा कोस्ट पे भी है, जहाँ की सी लेवल राइज का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो दिस कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ माल अडॉप्टेशन, राइट. सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन IPCC रिपोर्ट. सिक्स्थ IPCC रिपोर्ट उसके भी फोर्थ पार्ट में कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं. वर्ल्ड मस्ट रैपिडली शिफ्ट अवे फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. ये तो सभी जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हमें कम से कम करना है फ्यूचर में, और फॉसिल फ्यूल्स का ऑल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमें जल्द से जल्द ढूंढना है. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके इसको इंप्लीमेंट कर रही हैं, एंड इट इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1973. प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था राइट आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1972. उसके बाद 2 मॉन्यूमेंटल डिसीजंस लिए भारत सरकार ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए. एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1972 में, और दूसरा लेकर के आया प्रोजेक्ट टाइगर, हुज मेन गोल वाज टू असिस्ट द स्टेट्स इन कंजर्विंग द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीजिंग द टाइगर पॉपुलेशन. तो इसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कई सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे
टाइगर सेंसस कराया जाता है, टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर कराया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि ये टाइगर सेंसस या डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स या ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन को अच्छे से मेंटेन किया जा सके, इन सब के लिए फिर भारत सरकार ने 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके एक नई बॉडी बना दी जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आई होप आपको बात समझ आ रही है अभी तक। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में। उसके अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, टाइगर सेंसस या डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स। फिर हमें लगा कि ये सारी चीज़ें करने के लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रॉपर institution, and that is how an institution was created, National Tiger Conservation Authority, in year 2006 as a result of amendment in Wildlife Protection Act of 1972. और फिर National Tiger Conservation Authority now helps in establishment of tiger reserves in India, whose main goal is to conserve the population of tiger. तो टाइगर रिजर्व्स कैसे इस्टेब्लिश किए जाते हैं? यूनियन गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के टेरिटरी में रिकमेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को किस पर्टिकुलर टेरिटरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देना चाहिए। कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट यूनिलैटरली या खुद के लेवल पे भी इनिशिएटिव ले सकती है कि इस पर्टिकुलर एरिया को वो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना चाहते हैं। नॉर्मली होता कैसा है कि कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से होता है, उसको फिर वो लोग टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करवाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट समटाइम्स सीम्स टू बी मोर इम्पॉर्टेंट एज फार एज टाइगर कंजर्वेशन इज कंसर्न। तो फिर उस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत वो लोग टाइगर रिजर्व, जैसे मानस इज अ टाइगर रिजर्व, राइट, इट्स अ नेशनल पार्क ऑल्सो, एट द सेम टाइम इट्स अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो। तो इस तरीके से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कराया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर वो रिकमेंड करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, उसी अथॉरिटी के बारे में जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फिर टाइगर रिजर्व्स इस्टेब्लिश कराती है। तो अभी तक हमारे देश में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो अक्टूबर में बनाया गया है 2022 में, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का काम है टाइगर सेंसस कराना, टाइगर की जनगणना कराना। तो हर 4 साल पर टाइगर सेंसस होता है। जो लास्ट वाला टाइगर सेंसस का डेटा जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से देयर आर 2967 टाइगर्स इन इंडिया एज पर सेंसस दैट वाज हेल्ड इन 2018। आप देखिए लगातार टाइगर की पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ रही है, राइट। तो टाइगर की जनसंख्या अब अच्छी खासी हो गई है। 2006 से लेकर के अभी तक में हमारे देश में टाइगर्स की जनसंख्या लगभग डबल हो गई है। दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट प्रोजेक्ट टाइगर इज़ क्वाइट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अभी करंट न्यूज़ देखते हैं, क्यों हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973। सो दिस इज़ हाउ प्रोजेक्ट टाइगर विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर विच वॉज स्टार्टेड इन 1973 ऑन 1 अप्रैल हैज़ कंप्लीटेड 50 ईयर्स रिसेंटली। एक तो न्यूज़ ये है जिस कारण से हम लोग टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। दूसरा ये है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ पे पोचिंग के कारण या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण टाइगर पॉपुलेशन लगभग ख़त्म हो चुका है। इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। सो नाउ कंबोडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रीलोकेट सम ऑफ द टाइगर्स फ्रॉम इंडिया टू कंबोडिया। तो हमारे यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि अब हमारे यहाँ से टाइगर कंबोडिया में भेजे जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने चीता मंगाया है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वंदे भारत एक्सप्रेस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है करंट न्यूज़? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे फ्रॉम गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी ऑन 14th अप्रैल। एंड विद दिस ट्रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी will become the first Vande Bharat Express to operate in entire North East. वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो इट इज़ एन इंडिजिनसली डिज़ाइंड, हमारे देश का डिज़ाइन किया हुआ हाई स्पीड ट्रेन है। इनफैक्ट अब इंडिया की हाईएस्ट स्पीड वाली ट्रेन बन गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, जिसको नाम दिया गया है ट्रेन 18। स्पीड इसकी लगभग 160 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इसकी पहली जो ट्रेन बनाई गई थी दैट वाज क्रिएटेड, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस को मैन्युफैक्चरिंग की गई थी दैट वाज डन एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम।
मैं तो बता ही चुका हूँ 160 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड अटेन कर सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस। दिस इज मच हाइयर देन शताब्दी एक्सप्रेस विच इन जनरल वुड मूव एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 130 किलोमीटर्स पर आवर। वंदे भारत एक्सप्रेस में कवच सिस्टम भी लगा है। कवच सिस्टम कैसा होता है? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। जैसे दो ट्रेनें हैं, इनके ऊपर ऐसा चिप लगा हुआ है, ठीक है, जिस चिप की मदद से सैटेलाइट मॉनिटर कर सकता है इन ट्रेन्स को। अगर ये ट्रेन्स एक ही ट्रैक पे एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब इफ़ दीज ट्रेन्स आर मूविंग इन अ सच मैनर दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, तो उस केस में ये जो चिप है ये सैटेलाइट बेस्ड इसकी ट्रैकिंग हो रही है। और अगर ये ट्रेन एक ही पटरी पे, एक ही ट्रैक पे एक दूसरे की तरफ अगर एक स्पीड से आ रहे हों, एक पर्टिकुलर स्पीड से हायर स्पीड से आ रहे हों, तो उस केस में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा आज पर दिस कवच सिस्टम। सो दैट इज़ हाउ दिस कवच सिस्टम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसको इंडियन रेलवे अब अलग अलग ट्रेन में अप्लाई कर रहा है। इट इज़ ऑलरेडी अप्लाइड इन वंदे भारत एक्सप्रेस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Dibrugarh hosting G20 events and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। तो न्यूज़ ये है कि डिब्रूगढ़ में G20 मीटिंग्स के इम्पॉर्टेंट सीरीज़ अभी होस्ट किए गए हैं। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था दैट वाज अबाउट रिसर्च इनोवेटिव इनिशिएटिव गैदरिंग रिग कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन सर्कुलर बायो इकोनॉमी। The conference was conducted by Department of Biotechnology which comes under Ministry of Science and Technology। सीधा सीधा आपको पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है, अगले साल के APSC पीटी पर्सपेक्टिव से कि पूछ लेंगे वो रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन सर्कुलर बायो इकोनॉमी वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ आसाम। 4 ऑप्शन दे देंगे, गुवाहाटी, जोरहट, डिब्रूगढ़, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो इस तरीके से आपको अगले पीटी के लिए ये फैक्ट्स याद रखने हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, देखिए MP MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।